रितु जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं चुनाव, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मैं पार्टी की सिपाही हूं और पार्टी का जो आदेश होगा वही होगा। और इसी तरह के बयान रमा सिंह का भी आया है। तमाम लोगों की दावेदारी भाजपा में थी, लेकिन टिकट राधा मोहन जी को ही मिला। राधा मोहन सिंह के सामने कौन ऐसे चेहरे आ सकते हैं और किन नामों की चर्चा हो रही है पूर्वी चंपारण में, अगर महागठबंधन से बात की जाए? गंगा इस पार की अगर बात करें तो वैसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको खटक रहा है भाजपा से। राधा मोहन सिंह के कद और उनकी राजनीतिक पकड़ और सूझबूझ को देखते हुए महागठबंधन और खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव यहाँ वैसे प्रत्याशी की खोज कर रहे हैं जो सीधा सीधा उनको फाइट दे। मनीष कश्यप कितना प्रभावी होंगे वहाँ? 2014 में भाजपा के केंद्र में आने के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। देखिए, पूरे देश में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी का माहौल है, ऐसे में अगर नॉर्थ बिहार की बात की जाए, उत्तर बिहार की, तो उत्तर बिहार के 3 महत्वपूर्ण सीटें, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर, इसको लेकर के अभी भी बहुत तरह की क्लियरिटी नहीं है। ख़ास तौर से यहाँ पे जो प्रत्याशी के नाम है महागठबंधन के, उसको लेकर के कोई अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो वहाँ उनकी तरफ से इस पर से पर्दा हटाया जा चुका है। लवली आनंद शिवहर से, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से और संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों सीटों पर महागठबंधन के कौन से उम्मीदवार संभावित हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शशि तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशि तिवारी जी, आप ही से हम जानना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर महागठबंधन की अब तक साफ नहीं हुई है, तो कई सारे लोगों के जहन में यह सवाल है कि भाई आखिर इन सीटों पर कौन से लोग दावेदारी में है और कौन आ सकते हैं। आपको क्या लगता है? पहले शिवहर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप शिवहर इलाके से बिलोंग करते हैं, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में आपका घर भी है, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ की सूरत हाल किस तरफ इशारा कर रही है? कैसे लोग वहाँ से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं? देखिए, जब से शिवहर सीट जदयू के खाते में गई है और लवली आनंद की घोषणा हुई है, तो 15 वर्षों से शिवहर में सांसद रही रमा देवी की जो वैश्य जाति से आती हैं, उनकी बिरादरी के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और नाराज़गी गुपचुप तरीके से नहीं है, ओपन तरीके से है। इसी बीच महागठबंधन से रितु जायसवाल का नाम आया, फिर संजय गुप्ता जो बेलसंड के अभी वर्तमान विधायक हैं, उस शिवहर से भी जीत चुके हैं एक बार, उनका नाम आया। इसी दरमियान रितु जायसवाल ने क्षेत्र दौरा भी शुरू कर दिया संभावित प्रत्याशी के तौर पर, और उनका दौरा भी हुआ। मधुबन में दौरा हो चुका है, 1-2 रोज पहले घोड़ासहान में भी थी और उधर भी थी। तो उनको लेके महागठबंधन में भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल रमा सिंह, मुन्ना शुक्ला और रितु जायसवाल पटना में लालू यादव से मुलाकात की है। इस बीच कुछ बातें नई चलने लगी है शिवहर को लेके रमा सिंह का नाम आ रहा है, जो बाहुबली रमा सिंह हैं, वैशाली के MP भी रह चुके हैं रामविलास पासवान जी की पार्टी से, और वे बिहार के चर्चित व्यक्ति में से हैं, और यहाँ आनंद मोहन जी हैं। तो महागठबंधन में अभी तक शिवहर को लेके स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जबकि रितु जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं चुनाव, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मैं पार्टी की सिपाही हूं और पार्टी का जो आदेश होगा वही होगा। और इसी तरह के बयान रमा सिंह का भी आया है। और इस तरह अभी जो पर्दा है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, रितु जायसवाल कैंपेन कर रही हैं, बोली कि हमको आश्वासन मिला है कि क्षेत्र में आप जाइए, आपको टिकट 2-3 रोज में कंफर्म कर दिया जाएगा। ये क्या माजरा है? ये माजरा है, अब तो ये रितु जायसवाल ही जानेंगी, या टॉप लीडरशिप जो उनका है, लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? हो भी सकता है,
क्योंकि कल तीनों नेताओं की उपस्थिति पटना में हुई थी और तीनों ने बारी बारी से पार्टी सुप्रीमो और बिहार के नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। उसके बाद चर्चाओं का दौर एक बार शुरू हो चुका है, इसलिए महागठबंधन को लेके स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि लवली आनंद जब से चुनाव मैदान में आई हैं तब से बैस जाति के लोगों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है, जो कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के, और किसी भी परिस्थिति में वे भाजपा से अलग नहीं होते हैं। लेकिन 15 वर्षों तक रमा देवी उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की है, वह भी राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने वह सीट हासिल की थी 2009 के चुनाव में। 2009 के चुनाव में वहाँ के तत्कालीन सांसद सीताराम सिंह थे, उसके बाद में अनवारुल हक साहब थे बसपा से, और लवली आनंद थी कांग्रेस से, और त्रिकोणात्मक लड़ाई में रमा देवी ने बाजी मार ली थी। और बाजी मारकर मोतिहारी के बाद दूसरी बार वो मोतिहारी सीट से जीती थी, और दूसरी बार शिवहर से प्रतिनिधित्व किया। 2014 में मोदी लहर में जीत गई, और 2019 में फिर मोदी लहर में वो जीत गई। और उनकी बिरादरी के लोगों को वहाँ पहले भी मतलब बैस जाति के लोग 2 बार मतलब रामदुलारी सिन्हा और एक कोई चुनाव जीत चुका था, और रमा देवी वहाँ से जीती थी 3 बार, और उसे मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा था, क्योंकि 9 बार के सांसदीय चुनाव में 7 बार केवल राजपूत बिरादरी के लोग वहाँ से जीते थे। वो आनंद मोहन हो या एक नेताजी थे, उनका नाम हम मिस कर रहे हैं, तमनपुर के थे हरिकिशोर सिन्हा जी, हरिकिशोर सिंह जी, वो भी प्रतिनिधित्व किए। आनंद मोहन भी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और सीताराम सिंह जी भी 1 बार वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो उस मिथक को रमा देवी तोड़ी और शिवहर क्षेत्र से लगातार 3 टर्म सांसद रही। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से बैस ही उम्मीदवार हो सकता है? बैस का ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है, कल के बाद से मतलब मामला कंफ्यूजन में चला गया है। लेकिन मुख्य रूप से आप क्या देख रहे हैं चेहरे, जो अगर 3 महत्वपूर्ण चेहरों की अगर बात करें हम शिवहर से? महत्वपूर्ण चेहरे में महागठबंधन से रितु जायसवाल अभी दावेदारी में नंबर 1 पे है, मतलब इसमें भी कोई दो राय नहीं। और 2 नंबर पर रमा सिंह है, लेकिन अंदर खाने में क्या है, कहे कि लालू यादव की पॉलिटिक्स को समझ पाना भी मुश्किल है। जैसे हमने अभी हाल ही में देखा अपने पूर्णिया, कन्फ्यूजन था, दिल्ली में बात चल रही है, इसी बीच बीमा भारती मतलब अपना सिंबल लेते हुए खुद अपनी फोटो मीडिया को जारी कर दी। ये नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वह दिखाया गया कि मेरा प्रत्याशी यहाँ पर बीमा भारती हो रही है, कहीं अंदर खाने में यहाँ भी क्या सेट हुआ है सब वही लोग जाने, नहीं तो ईश्वर जाने। चलिए आपसे हम और भी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण पे भी बात करेंगे। शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूर्वी चंपारण के संदर्भ में बात करते हैं। शशि शेखर जी, आपका पिछले बार हम लोग जब डिबेट किए तो आपका प्रेडिक्शन था और बड़ा सटीक था कि राधा मोहन सिंह जी को जो है कम आंकना जो है भूल होगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर से खुले मंचों से कहा था कि भाई इस बार हम चुनाव लड़ने के लिए मूड में नहीं है, लेकिन अंततः उनको टिकट मिला। शशि शेखर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बार राधा मोहन सिंह के सामने कौन ऐसे चेहरे आ सकते हैं और किन नामों की चर्चा हो रही है पूर्वी चंपारण में अगर महागठबंधन से बात की जाए? देखिए, जैसा कि शशि जी ने बताया शिवहर को लेकर के, तो कमोबेश वही स्थिति पूरे उत्तर बिहार की सीटों को लेकर के महागठबंधन की तरफ से दिख रही है कि पूर्वी चंपारण में भी अभी तक इन लोगों ने हिंट भी नहीं किया है। शिवहर में तो कम से कम हिंट भी किया है कि रितु जायसवाल वहाँ जाकर घूम रही है। पश्चिमी चंपारण में भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से कुछ नाम जरूर उछाले जा रहे हैं कि जिसमें एक डॉक्टर राजेश कुशवाहा है, मनोज यादव का भी नाम बीच में आया कि वो भी है, लेकिन ये उछाले जा रहे हैं। ये फिर वही बात हो गई कि मतलब तमाम लोगों की दावेदारी भाजपा में थी, लेकिन टिकट राधा मोहन जी को ही मिला। तो टिकट किसको मिलता है ये, इसके लिए तो वाकई इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें जैसे देवा गुप्ता का नाम आया कि जो है उन पर भी जो है महागठबंधन दाव खेल सकती है। उनको उनके पार्टी के कई लोग जो है विनिंग कैंडिडेट भी जो है बता रहे हैं, गेम चेंजर कैंडिडेट के तौर पे उनको देखा जा रहा है। मनोज यादव हैं,
आपको जो है विनोद श्रीवास्तव देखिए, हैं और विनोद राजेश श्रीवास्तव- कुशवाहा की अगर विनोद बात आप कर श्रीवास्तव रहे हैं जैसे और कि- साथ साथ जो है आकाश सिंह की भी चर्चा हो रही है, भाई आकाश सिंह तो आपको क्या लगता है कि इनकी दावेदारी जो है ज़्यादा मजबूत दिख रही है? मुझे लगता है कि आकाश सिंह शायद अब यहाँ नहीं है, वो महाराजगंज सुना जा रहा है उनके बारे में। और ऐसे भी जब ये सीट राजद को आ गया है तो अब आकाश सिंह के चांसेस बहुत कम है। विनोद श्रीवास्तव के भी चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जैसा अभी एक डिबेट हम लोगों ने पहले किया था तीनों आदमी ने, तो एक बात जो महागठबंधन के लिए उम्मीद की किरण है वो यही है कि बैस से थोड़ा बहुत, खास करके गंगा इस पार की अगर बात करें तो बैस से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको खटक रहा है भाजपा से कि हमारे साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। खबर सोशल मीडिया से आई है, उड़ती पड़ती खबर आई, सोशल मीडिया- जिसमें जो ढाका के विधायक हैं पवन जायसवाल को भी जो है महागठबंधन से टिकट मिलता हुआ बोला जा रहा है कि मिल सकता है उनको मोतिहारी लोकसभा, पूर्वी चंपारण लोकसभा से। इसमें आपको कितना दम नजर आता है? लोगों ने ये कहा कि वो उनको देखा गया है कि उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने की है या नहीं की है, लेकिन और राजनीति में धुआं कई बार उठता है, धुआं कई बार उठवाया जाता है, कई बार और कभी भी बिना आग के नहीं होता, हमेशा आग होता है, या तो खुद उठता है या फिर कभी उठवाया भी जाता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बैस की नाराजगी है, एनडीए गवर्नमेंट जनता का नब्ज टटोलने के लिए भी धुआं उठाया जाता है कि जनता में क्या इसको लेकर राय है। बिल्कुल, मतलब इसके लिए भी धुआं उठाया जाता है। जैसे अचानक से बीमा भारती पहुंचती है और रिजाइन करती है पार्टी से, न कि विधायकी से, और टिकट लेके ही उसी रात निकल आती है। मतलब तो उस तरह की बातें कहाँ हो जाए, कब हो जाए, यह कहना मतलब मुश्किल है। नहीं तो जिस तरह से बात हम लोग कर रहे हैं कि बैस में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी देखी जा रही है एनडीए के या बीजेपी के खिलाफ, तो क्या एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी इसको जो है देखा जा सकता है अगर पवन जायसवाल जी को टिकट मिल जाए? एनडीए उस पर आते हैं, पवन जायसवाल जी के सवाल पर आते हैं, लेकिन जो टिकट वितरण एनडीए ने किया है ये थोड़ा सा मुझे लगता है वाकई कैसे किया इन लोगों ने, अति आत्मविश्वास है या क्या है कि जब यही नीतीश कुमार ओबीसी कास्ट सेंसस लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि 10% सवर्ण है, जिसमें 2.5-3% मुस्लिम सवर्ण भी अलग से है, तो 14-15% के करीब है। तो ऐसी स्थिति में आप जितनी सीटें दे रहे हैं, भाजपा जितनी सीटें दे रही है, एक तो आपने एक भी महिला को सीट नहीं दिया, उसके ऊपर आप जितनी सीटें दे रहे हैं उसमें 58-59% सीटें आप सवर्णों को दे रहे हैं, 60%। वही 59-60%। और आपका जो पूरा का पूरा डेमोग्राफी है जो ओबीसी कास्ट सेंसस में है वो ठीक उलट है इसके। तो ये भाजपा का आत्मविश्वास है। इसी में कहीं ना कहीं जो शशि जी भी कह रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं कि लालू जी को या राजद को या महागठबंधन को अगर उम्मीद की किरण अगर कहीं दिख रही होगी तो यही लोग दिख रहे होंगे। ठीक है, तो नहीं इसमें मूल सवाल पर आता है, जो आपका मूल सवाल है। सवाल यही है कि पूर्वी चंपारण में अभी किनकी दावेदारी ज्यादा स्ट्रांग आपको दिख रही है? पहले अगर 3 नामों की अगर हम बात करें तो देखिए, दावेदार इस तरह से खुलकर कोई आया नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा है कि मैं दावेदार हूँ, जैसा कि भाजपा में कहीं ना कहीं था। काफी पहले से चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह नहीं तो कौन, तो हम 5 नाम बहुत आराम से गिन सकते थे। इस वक्त महागठबंधन में वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई दावेदार इस तरह से पिछले 6 महीने या 1 साल से विनोद श्रीवास्तव को छोड़ करके नहीं है। और विनोद श्रीवास्तव का मुझे नहीं लगता कि इस बार यहाँ से उनको टिकट मिलने वाला है। कंक्लूड अगर करें तो 3 जो महत्वपूर्ण जो दावेदार आपको नजर आएंगे उनमें किनका नाम आप लेना पसंद करें? मैं उसमें मेरी व्यक्तिगत कोई पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वही लोग हो सकते हैं जिसका वोट माई से मिल करके 31% को 40%, 45% तक ले जाने की क्षमता रखता हो, ताकि एक कड़ी टक्कर राधा मोहन सिंह को दी जा सके। तो इसमें जो राजद के लोग हैं, अब आप समझिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब आप नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन शशि जी से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक मिनट साहब, मैं इसमें कंक्लूड कर लेता हूँ अपनी बात कि अब इसमें वो लोग हो सकते हैं या फिर कोई एकदम डार्क हॉर्स होगा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा।
लेकिन ये होगा उधर से ही। जी शशि जी, कुछ नाम पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, कुछ संभावित नामों पे? नाम पे अभी चर्चा करना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि लेकिन प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं कि भाई किनकी दावेदारी में ज़्यादा मजबूत है। दावेदारी यहाँ किसी की मजबूती नहीं कही जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए 2004 में जब अखिलेश सिंह जीते और उसके बाद में 2009 का चुनाव होता है और वो हारते हैं, उसके बाद में वो अपने बेटे को लड़ाते हैं 2 बार, दोनों बार उनके बेटे हार जाते हैं, तो उनकी दावेदारी तो नगण्य है और यह सीट राष्ट्रीय जनता दल को चली गई है। पिछली एक बार वो कांग्रेस को गया, उसके बाद में क्या किए कि अथी को मतलब रालोसपा से लेके अपना बेटा का टिकट दिला दिए। उस समय माधव आनंद तैयारी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में राधा मोहन सिंह के कद और उनकी राजनीतिक पकड़ और सूझबूझ को देखते हुए महागठबंधन और खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव यहाँ वैसे प्रत्याशी की खोज कर रहे हैं जो सीधा सीधा उनको फाइट दे। जैसे शशि शेखर जी ने कहा कि 31 के साथ 45-41 तक पहुंचाने वाले प्रत्याशी की खोज हो रही होगी और उसमें कौन आ जाए टिकट लेकर यह कहा नहीं जा सकता। जैसे 2004 में अखिलेश सिंह आए, किसी को जानकारी नहीं रही होगी कि अखिलेश सिंह पूर्वी मोतिहारी सीट से आ रहे हैं और आते उन्होंने डंका बजा दिया। जैसे 1998 में रमा देवी आई और आते डंका बजा दिया और राधा मोहन सिंह को पटकनी दे दी। तो ये लोग डार्क हॉर्स थे और उसी तरह के चंपारण में डार्क हॉर्स की भी बातें हो सकती हैं और ये 2-3 रोज में क्लियर हो जाने वाली बात है। लेकिन जो नाम चर्चा में है उसमें डॉक्टर राजेश का नाम निसंदेह आ रहा है, डॉक्टर ये आपको देवा गुप्ता का भी नाम है और मनोज यादव जी उनका भी नाम है इसमें, हालांकि पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं विनोद श्रीवास्तव। इसके अलावा आकाश सिंह की अगर बात थी तो जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनज़र उनकी जो उम्मीदवारी जो है खारिज होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो शशि शेखर जी और शशि तिवारी जी ने कही कि डार्क हॉर्स की, यानी कि एक ऐसे कैंडिडेट की जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता हो, तो वो भी जो है एक दिलचस्प हो सकता है। हम आखिर में कंक्लूड करते हुए पश्चिमी चंपारण सीट पर भी जो है बात कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण सीट पर संजय जायसवाल जी के मुकाबले किसको देख रहे हैं आप? मुझे तो अभी इस वक्त यही हाल है, मतलब चंपारण, पूर्वी चंपारण जैसा ही हाल है वहाँ भी कि कौन महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। लेकिन जो वहाँ का जातिगत समीकरण है, अब उसमें देखिए महागठबंधन किसको लेकर आती है। कुछ लोग हैं दावेदार वहाँ पे, कुछ पुराने बाहुबली लोग भी हैं जो कि अपना दावा ठोके हुए हैं, लेकिन अब वो टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ पे अदापुर से एक आते हैं राजन जायसवाल, जो बड़े उद्योगपति हैं। नाम उनका राजन जायसवाल है या क्या है, मतलब आप लोग मतलब उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उनकी चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से पिछले दिनों थी, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बिखरी और एनडीए की सरकार निकली तो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले थे। उस समय राजन जायसवाल आदापुर वाले उनके रैली में मोतिहारी से लेकर पश्चिमी चंपारण के बेतिया तक बैनर पोस्टर से पाट दिया था। और वहाँ महागठबंधन का मानना है कि वहाँ अगर सवर्ण को टिकट दिया जाता है तो वहाँ प्रकाश झा भी लड़के देख चुके हैं, एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन सवर्ण बीजेपी के साथ गई और इसका फायदा संजय जायसवाल को मिला। और उनके पिताजी मदन जायसवाल भी सांसद रहे, एक बार वहाँ से रघुनाथ झा राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे और केंद्र में मंत्री भी बने। तो अब की बार राजन जायसवाल का चर्चा वहाँ पे है, जो आदापुर वाले हैं और काफ़ी मतलब मजबूती से हैं। इसके अलावा वहाँ पर मनीष कश्यप भी अपने अंदाज में घूम फिर रहे हैं और इधर उधर करने के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने अभी एक आचार संहिता का केस भी झेला है। चंपारण में पहला केस मनीष कश्यप के नाम पर गया है। और इसके अलावा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मनीष कश्यप कितना जो है प्रभावी होंगे वहाँ पर। देखिए युवाओं में तो क्रेज है मनीष कश्यप का। अभी गुंजन सिंह के नामांकन में वो चले गए थे नवादा, और वो भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं गुंजन सिंह। तो इस तरह की रणनीति मतलब बन रही है और ये लोग कहाँ क्या खेल बनाएंगे और कहाँ खेल बिगाड़ेंगे, यह तो मनीष कश्यप तो संजय जायसवाल को ही नुकसान पहुंचाएंगे अगर, या फिर नहीं, वो सवाल ये भी तो है कि वो उम्मीदवार कहाँ से होंगे, किस पार्टी से होंगे, नहीं पार्टी नहीं तो या निर्दलीय होंगे, तो इन चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। बट मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं इन्हीं की कही गई बातों के साथ कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा नाम दिया राजन
जायसवाल। अब हम एक काम करते हैं कि हम सरनेम हटा देते हैं, हम सरनेम हटा देते हैं जायसवाल या कुछ भी, राजन नाम रहने देते हैं। अब देखते हैं कि कौन राजन वहाँ आते हैं। अच्छा, राजन तिवारी जी की भी बात जो है आप जो है संभावित कर रहे हैं। मतलब मैं मनीष कश्यप का नाम इसलिए लिया हूँ क्या है कि उन्होंने हाल में कुछ जगहों पर बोला भी है कि मोदी जी बेतिया के सभा में बोले थे कि परिवारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो पश्चिमी चंपारण को भी परिवारवाद से मुक्त कराना है। हाँ, ये बात उन्होंने ओपन, मतलब आमतौर से जो ऐसा सोशल मीडिया के जो सनसनी लोग होते हैं, जैसे मनीष कश्यप की बात होती है, तो ये सोशल मीडिया के नो डाउट जो है एक स्टार के रूप में जो है इनको देखा जाता है, सेंसेशन। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे जो ऐसे लोगों की औकात होती है या हस्ती जो होती है वो भी जो है साबित होती है? हस्ती है नहीं है, मैं हस्ती क्यों, मैं किसी की हस्ती बताने वाला या आप भी या हम लोग किसी की हस्ती क्यों बताएगी, वो तो साबित होता है ना। हस्ती की का मतलब कि जो है आप जो है जो नहीं, हम उनकी वर्चुअल, अगर वोट की अगर बात करें, हम सब उनका वर्चुअल रियलिटी देख रहे हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में कितने फेमस हैं। रियल वर्ल्ड में वो कितने फेमस है नहीं है वो तो उनको साबित करना है, वो इनको इस इलेक्शन में साबित करना है। लेकिन मैं उसको सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ बहुत इनर्जेटिक और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि एक नेता है हमारे सुब्रमण्यम स्वामी, वो गजब के टैलेंटेड और ऊर्जावान और बुद्धिमान आदमी है, लेकिन उनको मिसगाइडेड मिसाइल कहा जाता है। वो कब कहाँ चले जाएंगे, मतलब वो अपनी तरफ भी चल सकते हैं, वो किसी की भी तरफ चल सकते हैं। तो इस तरह से मिसगाइडेड मिसाइल बन के भी ऊर्जा का क्षय कई बार हो जाता है। तो मिसाइल जो है मोदी जी की तरफ चल गया, परिवारवाद, बहुत ऊर्जावान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत फेमस है। उस ऊर्जा को उनको सही दिशा में सही तरीके से लगाने की जरूरत है। 2004 में अगर मोदी जी आए हैं और मोदी लहर मिला है तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला या उस समय के जितने सनसनीखेज घोटाले हुए, जिसमें कनिमोझी चाहे बहुत लोगों को जेल जाना पड़ा, वह केवल और केवल सुब्रमण्यम स्वामी का खोज था, न कि नरेंद्र मोदी का। और 2014 में भाजपा के केंद्र में आने के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शशि तिवारी जी और शशि शेखर जी, आप दोनों का। और आज हम ये इस बात पे प्रेडिक्शन कर रहे थे कि भाई शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र किस तरह के सूरत हाल पैदा हो रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं और क्या कुछ जो है भविष्य नज़र आ रहा है। तो ये डिबेट कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।